अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक। आज हम अपना नया सबक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इसका कॉलम कैसे बनता है, ये क्यों बनाया जाता है और इसके बैलेंसेस कैसे पुट किए जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये समझ ले कि बैंक रिकन्सिलेशन होता क्या है। बैंक में कोई भी चीज़ जमा की जाती है, बैंक से कोई भी चीज़ निकाली जाती है, उसको हम अपने पास रिकॉर्ड यानी अपने पास लिख लेते हैं। जब हम अपने पास हर वो चीज़ लिख रहे हैं जो हम बैंक में जमा करा रहे हैं या बैंक से निकाल रहे हैं, तो इससे इससे क्या होना चाहिए, जब इन द एंड ऑफ द मंथ हमारा जो आंसर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें गलतियां दी होती हैं बेसिकली, यानी मिस्टेक्स होती हैं। हमें वो मिस्टेक्स ढूंढनी होती हैं, वो गलतियां सर्च करनी होती हैं और उन गलतियों को ठीक करके हमें अपना जवाब बराबर करना होता है। यानी जो हमारा आंसर आ रहा है वही बैंक रिकन्सिलेशन यानी बैंक स्टेटमेंट का आंसर आना चाहिए, या जो बैंक स्टेटमेंट का आंसर आ रहा है वही हमारा आंसर आना चाहिए। इस सवाल में तीन कॉलम होते हैं। पहला पार्टिकुलर, दूसरा कैश बुक, लेकिन इसका पूरा नाम है कैश बुक बैंक कॉलम, और तीसरी चीज़ होती है पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। इन दोनों में से एक नाम लिखिएगा, या तो पासबुक लिखें या तो बैंक स्टेटमेंट लिखें। इट्स अप टू यू, ये आप पर है। क्योंकि कराची में अगर बात की जाए कोचिंग सेंटर्स की, तो उसमें शाजी वाले पासबुक लिखवाते हैं और जो शाह कॉमर्स वाले हैं वो बैंक स्टेटमेंट लिखवाते हैं। क्योंकि मैंने शाह कॉमर्स से ही पढ़ा था, तो मैं बैंक स्टेटमेंट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके, सो बैंक रिकन्सिलेशन बेसिकली बहुत आसान है अगर आप इसको थोड़ा सा इसको समझ लें। हमारे पास जो कैश बुक होता है वो बेसिकली हमारे पास सब कुछ होता है, उसकी मालूमात हमारे पास होती है। और जो बैंक स्टेटमेंट से मुराद होता है, यानी बैंक की जो स्टेटमेंट हम निकालते हैं इन द एंड ऑफ द मंथ, उससे हमें मैच करना होता है कि कौन सी चीज़ कब और किस वक्त जमा की गई या किस वक्त निकाली गई, या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे पास है और बैंक में नहीं है, या बैंक में है और हमारे पास नहीं है। तो ये वो तमाम चीज़ें हम मैच करते हैं और इस सवाल को हल करते हैं। अब बात आएगी कि सर बैंक रिकन्सिलेशन बहुत से स्टूडेंट्स ने किया और उन्हें समझ नहीं आया। अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर हमें बैंक रिकन्सिलेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। बेसिकली बैंक रिकन्सिलेशन के दो करने के दो तरीके हैं और दोनों तरीके ही बड़े अच्छे हैं। एक कि आप इसके रूल्स याद कर लें। रूल्स से मुराद होता है इसके कुछ 15 से 20 रूल्स हैं। मिसाल के तौर पे कि कैश बुक में कौन सी चीज़ें जमा होती हैं वो याद कर ली, कैश बुक से कौन सी चीज़ें माइनस होती हैं वो याद कर ली, बैंक स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ें जमा होती हैं वो याद कर ली, बैंक स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ें माइनस होती हैं वो याद कर ली। वो क्या होता है, बेसिकली रट्टाफिकेशन होता है। लेकिन याद रखिएगा जब आप पेपर देने लगते हैं, मैं तो उस रूल को फॉलो करता हूँ शुरू में, इन द स्टार्ट, जब मैं किसी को समझाने लगता हूँ अपने पास। क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन में मैं आपको वो तरीका नहीं सिखा सकता कौन सा वाला जिसमें रूल्स याद करवा के, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप याद करेंगे भी नहीं करेंगे। सो मैं उस रूल को साइड पे रखूँगा और समझा समझा के आपको बताऊँगा। क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है, यानी फर्स्ट मेरा तरीक़ेकार यही होता है कि बच्चे को वो तमाम रूल्स याद करा देने। जब वो याद कर लेता है तो उसको उन रूल्स को ही प्रैक्टिस में लेके आता हूँ। वो क्या होता है, जब वो प्रैक्टिस 25-26 सवाल खुद करता है तो ऑटोमेटिकली वो जो रूल्स होते हैं वो उसको याद हो जाते हैं।
चाहे वो याद करे ना करे, या इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि अगर वो रूल्स याद थे तो इतने याद हो जाते हैं कि वो पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता है। लेकिन हर बच्चा ये सवाल इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जो ये रूल्स याद करके करते हैं वो पेपर में जाके अक्सर, जो पेपर का जब पेपर आता है अकाउंटिंग का, तो अक्सर दो चार सवाल गलत होने की वजह से या एक दो सवाल गलत होने की वजह से या पेपर देखकर बंदा थोड़ा सा हिचकिचाता है, ओ ये ऐसा पेपर, ओ ये तो मेरे से होगा नहीं। जब पेपर हलवा आता है, जब आप आसानी से ये सवाल कर लेते हो, चाहे ये सवाल मुश्किल हो या जैसा भी हो, लेकिन जब पेपर मुश्किल आता है तो आपको हर सवाल मुश्किल लगता है। उसमें क्या होता है, आप कहीं ना कहीं गलती कर जाते हो, और जब कहीं गलती आती है, गलती क्यों होती है? क्योंकि आप टेंशन में कर रहे होते, रिलैक्स होके नहीं कर रहे होते। क्योंकि रिलैक्स होके इंसान कौन करता है? जिसने पूरे 6 महीने लगातार 7-8 रजिस्टर अकाउंटिंग के मोटे मोटे ख़त्म किए, वो भी खुद प्रैक्टिस से, विदाउट हेल्प। ओके, सो उससे क्या होता है, उसने सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा की होती है, तो वो मास्टर्स, अकाउंटिंग में मास्टर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चा आसानी से हल कर लेता है, लेकिन वो बच्चा जिसने सिर्फ 1-2 रजिस्टर ख़त्म किए और प्रैक्टिस इतनी नहीं किया, सिर्फ 25 साल 5 ईयर ख़त्म करके सोच लिया हो कि बस हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, उसको थोड़ा सा आउट ऑफ पेपर देते हैं, वो परेशान हो जाता है करना क्या है। सो जो रूल्स वाला है उसके लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा, वो तो मैं अपने मतलब ये है कि अगर आप बोलेंगे तो मैं उस रूल्स को आपको वैसे दे दूंगा, लेकिन जब हम हल करेंगे तो वो रूल्स इसी में होते हैं, जब बार बार रिपीट होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि पार्टिकुलर ये जो हेडिंग दली है इसमें कौन कौन सी हेडिंग आती है। सबसे पहले कंपनी का नाम आता है टॉप पर, यानी मैसर्स। मैसर्स किसके साथ लिखा जाता है? मैसर्स का मतलब होता है M/S। मैसर्स सिर्फ वहाँ लिखा जाता है जहाँ मिस्टर नहीं लिखा होता, या जहाँ कंपनी का नाम होता है, जहाँ दो नाम होते हैं, जहाँ एक से ज़्यादा नाम होते हैं, या जहाँ खुद मैसर्स लिखा हुआ आ जाए। लेकिन जहाँ सिर्फ मिस्टर तारिक लिखा हो, मिस्टर तारिक स्टार्टेड बिजनेस, या मिस्टर तारिक हैज़ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक लाइक दिस, इस तरह कुछ लिखा, तो मिस्टर तारिक जब लिखा हुआ है तो उसमें मैसर्स नहीं लिखना हो, सही है। लेकिन जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा तारिक एंड को या तारिक एंड सन्स, तो इस तरह उसमें आप क्या कर सकते हैं, मैसर्स तारिक एंड सन्स, मैसर्स तारिक लिमिटेड, इस तरह कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैसर्स जब लगाएंगे जब मिस्टर ना लगा हो। उसके बाद जब हम कंपनी का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम हेडिंग डालते हैं उसी के नीचे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अगर आप सामने इसका डेमो देखें जो मैंने लिखा है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, सेकेंड हेडिंग ये डलती है। जो तीसरी हेडिंग होती है और द लास्ट हेडिंग, वो कहलाती है फॉर द मंथ ऑफ। इसमें क्या होता है, महीने महीने ये होता है, क्योंकि हर महीने अगर आपका कारोबार है तो आप हर महीने अपना और बैंक का, अपने अमाउंट को और बैंक के अमाउंट को कंपेयर करते हो, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, या कहाँ कम ज़्यादा पैसे हो रहे हैं। तो ये मंथली बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे जो मंथ आ रहा होगा, जैसे मिसाल के तौर पे जनवरी है, सो आप क्या करोगे, फॉर द मंथ ऑफ जैन 31 2019 लाइक दिस। ओके, सो इस तरह आपने, या तो अगर अक्सर बच्चे बोलते हैं सर हमें मंथ की जो है वो आखिरी डेट याद नहीं रहती, कौन सी है, 30 है, 31 है या 28 है, तो उनके लिए एक आसान ये होता है फॉर द मंथ ऑफ जैन, यानी जनवरी, जनवरी का आप पूरा लिखें या शॉर्ट लिखें, उसके आगे 2019 लिख दें, डेट ना डालें। ओके, आपने ये तीनों कॉलम बनाने होते हैं हर सवाल में, जिस सवाल में आपको मांगे कि बैंक रिकंसिलेशन करना है। अब इस सवाल को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप देखें, इस तरह ये सवाल दिया होता है। ज़रा मैं थोड़ा सा आपको बड़ा कर दूं ताकि आप गौर से देखें। देखिए मैंने हेडिंग डाली है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्वेश्चन 1, द कंप्रीहेंशन
बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्वेश्चन 1 पहला है और इसमें कैश एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ हारून सन्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 31 1988। ये जो इस कंपनी का नाम क्या है, इस कंपनी का नाम है हारून सन्स। ओके, तो हमने कंपनी का नाम डाल दिया हारून सन्स, उसके नीचे हमने लिख दिया बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने देखा इसमें महीना दिया हुआ है दिसंबर, तो मैंने डेट नहीं डाली, इसलिए नहीं डाली क्योंकि अक्सर बच्चों को डेट याद नहीं रहती कि किस महीने की कौन सी डेट होती है आखिरी। सो हमने क्या किया, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 1988, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 1988 ये हमने लिख दिया। तो हमने ये 3 हेडिंग्स डाल के कॉलम बना दिया। पहला कॉलम हमने लिखा पार्टिकुलर जो थोड़ा चौड़ा है, उसके बाद हमने 2 छोटे छोटे जैसे कॉलम बनाए जिसमें एक में नाम लिखा कैश बुक बैंक कॉलम और दूसरे का नाम लिखा बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। अब इस सवाल में ए और बी दिया हुआ है। इस सवाल में सबसे पहली चीज जो गिवन होती है वो है बैलेंसेस, जिसे हमें सही करना और बराबर करना होता है। तो यहां देखें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यानी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 8,470 रुपये, यानी 8,470। हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या बता रहा है, 8,470, यानी 8,470। और बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस क्या बता रहा है, 6,000, यानी 6,000। अब हम इसको पुट कैसे करते हैं ये आज का हमारा सबक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप अनएडजस्टेड पार्टिकुलर में लिखेंगे, यानी आप पार्टिकुलर में लिखेंगे अनएडजस्टेड और बैंक स्टेटमेंट में बैंक स्टेटमेंट का अमाउंट लिख देंगे, कैश बुक में कैश बुक का अमाउंट लिख देंगे। अब हम सबसे पहले जो चीज़ लिखते हैं वो बैलेंसेस लिखते हैं, और बैलेंसेस लिखने का तरीका ये है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। सबसे पहले जिसका जो बैलेंस है वो उसके कॉलम में लिख देते हैं आमने सामने, और उन दोनों के सामने पार्टिकुलर में हमेशा अनएडजस्टेड बैलेंस लिखते हैं। और ये वो अमाउंट होता है जो गिवन होता है हर सवाल में, और इसी को बैलेंस करना होता है, यानी इन दोनों अमाउंट को एक जैसा करना होता है। दोबारा से देख लें, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 8,470, इसको हमने बैंक स्टेटमेंट या पासबुक में लिख दिया। दूसरा हमने बैलेंस एज पर कैश बुक ₹6,000, ये हमने कैश बुक में लिख दिया। ये तरीक़ेकार है बैलेंस लिखने का। इंशाल्लाह हम इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे, और दुआओं में याद रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।